दोस्तों, इस चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। इस वीडियो में हम जानने और समझने का प्रयास करेंगे मैप के माध्यम से कि अंग्रेज जब भारत में स्थापित होने लगते हैं, अपने साम्राज्य की जब वो नींव डालते हैं और मुगलों का पतन होता है, तो कौन कौन सी प्रमुख शक्तियां थी जिनके साथ में अंग्रेज़ों का मुकाबला हुआ, अंग्रेज़ों की लड़ाई चली। तो हम लोगों ने आधुनिक भारत के इतिहास से संबंधित कुछ वीडियो बना डाला गया है, जिसमें यूरोपियन कंपनियों का भारत में आगमन और उत्तरवर्ती मुगल काल के बारे में जाना। तो आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से मुगलों का पतन होता है और भारत पर अंग्रेजों ने अधिकार किया है। तो औरंगजेब की जब मृत्यु होती है, उस समय भारत का साम्राज्य काफी बड़ा था। अर्थात कुल औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में होती है और उस समय उसके नियंत्रण में कुल 21 राज्य होते हैं। अगर नक्शे पर देखेंगे तो औरंगजेब का नियंत्रण लगभग इस पूरे एरिया पर था। अर्थात वर्तमान समय का पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान का एरिया, इधर का एरिया पूरे भारत का, और ये लगभग दक्षिण तक इसका औरंगजेब का नियंत्रण था। सिर्फ ये वाला कश्मीर वाला जो एरिया था, इस पे उनका नियंत्रण नहीं था औरंगजेब का। तो ये स्थिति थी। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है, उसके बाद मुगल शासन जो भी आते हैं वो कमजोर शासक होते हैं, अयोग्य शासक होते हैं और ज़्यादा वो ऐश मौज में लगे रहते हैं। उनकी सेना कमज़ोर पड़ने लगती है, आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो जाती है मुगलों की, और आर्थिक स्थिति कमज़ोर होने के बाद उनका एक आपस में ही गुटबंदी का मामला होता है। गुटबंदी चल रही होती है। ईरानी, तुरानी, हिंदुस्तानी, ये तीन गुट मुगल दरबार में काम करते हैं। अब इसका नतीजा क्या होता है, और सबसे बड़ी जो बात होती है वो उत्तराधिकार का युद्ध होता है। तो इस कारण से मुगलों का पतन हो जाता है। अब मुगलों का जब पतन होना शुरू होता है तो औरंगजेब के समय की जो स्थिति थी वो क्या थी कि दो प्रमुख शक्तियां थी मुगलों से जो मुकाबला कर रही थी। एक शक्ति थी मराठों की, जिनका प्रभाव दक्कन वाले एरिया में था, इस वाले एरिया में था, लेकिन औरंगजेब ने उन्हें काफी सीमित करके रखा हुआ था। लेकिन मराठे मुगलों को काफी कमजोर कर देते हैं और काफी हानि पहुंचाते हैं। और एक जो बड़ी शक्ति थी वो सिखों की शक्ति थी, और उनका प्रभाव जो था वो भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से पर इनका प्रभाव था सिखों का। तो वो बड़ी शक्ति होती है। जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उसके बाद मुगल शासन कमजोर पड़ने लगता है और मराठे और सिख ये दोनों हावी होने लगते हैं। तो ये बड़ी शक्ति के रूप में उभरते हैं। बड़ी शक्ति इस सेंस में उभरते हैं कि मुगल शासन कमजोर होने लगता है। साथ में मराठों की भी ऐसी नहीं थी कि वो बहुत बड़े शक्तिशाली थे। उनके साथ वो हमेशा छापामार युद्ध ही करते हैं। और भारत जो गुलाम बनता है अंग्रेजों का, अंग्रेजों के नियंत्रण में चला जाता है, उसका सबसे बड़ा अगर कारण होता है तो वो अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़े दोषी मराठे ही होते हैं। मराठों की क्या गलती होती है कि वो हर जगह एक हर जगह वो घुसने का प्रयास करते हैं। जहाँ कहीं भी झगड़ा होता है वहाँ वो घुसने का प्रयास करते हैं, छापामार तरीके की लड़ाई करते हैं, दूसरों को वो कमजोर करते हैं। और मराठों के साथ समस्या ये होती है कि वो खुद को भारत का शासक समझते हैं। मुगलों को उन्होंने कमजोर तो कर दिया, लेकिन भारत के लिए जो वैकल्पिक शासन चाहिए था वो वैकल्पिक शासन मराठे नहीं दे पाए। मराठों में अपनी भी खुद की कमी थी, उनका अपना ही उत्तराधिकार का झगड़ा चल रहा था। तो मराठा शक्ति खुद कमजोर थे और वो चाहते थे कि पूरे भारत पे शासन करे। और दूसरा उनका था कि वो क्षेत्र विस्तार के लिए वो हमेशा दूसरे पर आक्रमण करते ही रहते थे। जहां कहीं भी उन्हें लगता था कि कोई कमजोर शासन है तो वहां पे वो जरूर पहुंच जाते थे। सिख जो हैं ये बहुत हद तक अपने को इसी एरिया तक सीमित रखा। उनका झगड़ा भारत के शासकों के साथ में बहुत कम हुआ।
तो इन्होंने अपने को इस एरिया में ही सीमित किया। लेकिन इनके साथ समस्या क्या हुई कि ये अंग्रेजों के साथ में लड़ना नहीं चाहते थे और लास्ट तक उन्होंने, और यही उनके पतन का कारण भी बना। इवन कि जब दूसरे एक समय में सिख जो शक्ति थी वो काफी शक्तिशाली बन चुकी थी, लेकिन वो और भारत की जो शक्तियां थी उनको वो मिलाकर नहीं चल पाई, तो वो अपने आप को अलग करके रखी हुई थी। मुगल शक्ति के बारे में तो हम लोगों ने देख ही लिया था कि वो किस तरीके से निकम्मा, और ये अब मुगल जब कमजोर होने लगे तो अलग अलग राज्य उनसे स्वतंत्र होने लगे। सबसे पहले जो राज्य स्वतंत्र होता है वो होता है बंगाल। बंगाल का एरिया ये वाला होता है, एरिया बंगाल का, अर्थात सिक्किम, बांग्लादेश, उड़ीसा और बिहार, ये वाला हिस्सा जो है इसको बंगाल बोलते हैं। तो बंगाल एक अलग राज्य बन गया और ये एक महत्वपूर्ण शक्ति थी। उसके बाद एक और जो शक्ति होती है, ये एक राज्य बनता है, ये अवध, अवध का हिस्सा आता है। और इसके बाद जो एक और शक्ति आती है, ये अवध का हिस्सा आता है ये। उसके बाद मराठों की जो शक्ति होती है वो मराठों का प्रभाव ये वाला एरिया में होता है। ये वाला जो एरिया है ये यहाँ पे मराठा होते हैं, मराठा शक्ति। और इस तरफ का जो एरिया है ये निजामों का होता है। यहाँ पे निजाम अर्थात हैदराबाद जिसको जानते हैं। और यहाँ की जो शक्ति थी ये वाला हिस्सा जो था ये मैसूर, तो ये भी काफी शक्तिशाली, टीपू सुल्तान का जो एरिया है ये एक बड़ी शक्ति उभर कर आती है, मैसूर की शक्ति, हैदर अली और टीपू सुल्तान। अब ये एरिया जो है ये केरल का पड़ता है। केरल के अंतर्गत भी कई राज्य होते हैं, जैसे कोचीन का राज्य, कालीकट का राज्य, वो सब अलग है। और ये वाला हिस्सा जो है ये कर्नाटक का क्षेत्र है। ये कर्नाटक का आता है। सिखों का प्रभाव इस हिस्से में होता है। यहाँ पे सिख होते हैं और इनका प्रभाव बल्कि इस हिस्से तक रहता है, इस हिस्से तक, अर्थात जम्मू कश्मीर और ये वाला जो हिस्सा है पाकिस्तान और ये सब का जो हिस्सा है, इधर सिखों का प्रभाव रहता है। छिटपुट रूप से जो कुछ शक्तियां होती है, जैसे राजपूतों की शक्ति यहाँ पे राजस्थान में होती है, सवाई राजा जयसिंह जो होते हैं तो उनका एक प्रभाव होता है। मथुरा और दिल्ली के आसपास का जो एरिया है यहाँ पे जाट लोग भी कुछ छिटपुट रूप से होते हैं, उनकी भी शक्ति होती है। तो मुख्य यही शक्तियां थी और इन्हीं शक्तियों को एक एक करके अंग्रेज लोग पछाड़ते हैं और अपने नियंत्रण में करते जाते हैं। अंग्रेज और फ्रांसीसी दोनों। पहले तो भारत में अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का भी एक वर्चस्व के लिए झगड़ा चला। दोनों का डायरेक्ट तो नहीं होता था, मामला वही होता था कि जब छोटे छोटे दो अलग अलग राज्य जब लड़ते थे तो एक पक्ष से फ्रांस के लोग आ जाते थे और दूसरे पक्ष जो होते थे उसकी ओर से अंग्रेज आ जाते थे। तो इस तरीके से उनका भी अपना एक वर्चस्व का चल रहा था, फ्रांस और अंग्रेजों के बीच का झगड़ा। अब मुख्य रूप से जो हम लोग देखेंगे तो वो जो शक्ति है 5 या 6 शक्ति कह लें। एक तो मुगलों की भी शक्ति है। मुगल उतने बड़े साम्राज्य है, बोलते हैं ना कि टाइटैनिक अगर डूबता भी है तो डूबने में समय लगता है। मुगल साम्राज्य जो है जब पतन के दौर पर वो बढ़ा, पतन के रास्ते पे चला, तब भी उसको 150 साल लगे थे डूबने में। 1707 में औरंगजेब की मृत्यु होती है, 1858 में जाकर मुगल साम्राज्य समाप्त होता है। उसके पहले अन्य शक्तियां समाप्त हो गई, तो वहां के बाद से भी 150 साल लगे।
तो जो एक जो शक्ति थी मुगलों की शक्ति थी, दूसरा बंगाल, तो तीसरा अवध, फिर कर्नाटक और मराठा और सिख, और एक मैसूर। तो 3 और 3 6, और ये 7 अलग अलग, अर्थात राज्यों की दृष्टि से देखेंगे तो ये 6 राज्यों के बारे में हम लोग अलग अलग विस्तार से देखेंगे अलग अलग वीडियो में। और तब आपको समझ में आ जाएगा कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से भारत को अपने नियंत्रण में लिया और अपना साम्राज्य कैसे स्थापित किया। अब छिटपुट रूप से ये जो शक्तियां हैं, जैसे केरल की शक्ति, राजपूत, जाट, ये सब कोई ज्यादा बड़े नहीं है, निजाम शासक, तो इनको भी एक वीडियो इसका एक अलग से बनाएंगे जिसमें छोटी शक्तियों के बारे में जान लेंगे। तो आप मुख्य रूप से इसी भारत के नक्शे को देख लीजिए और इसको आप समझने का प्रयास करिए, इससे आपको एक अच्छा आइडिया मिलेगा। तो दोस्तों, हम अगले वीडियो में मिलते हैं और शुरुआत करेंगे बंगाल से, कि बंगाल का उदय कैसे होता है, अर्थात वो मुगलों से अलग कैसे होते हैं, एक अलग राज्य के रूप में कैसे स्थापित होता है, और फिर अंग्रेजों के चंगुल में वो किस तरीके से चला जाता है। उसके बाद फिर अवध को जानेंगे, क्योंकि यही दोनों सबसे पहले अंग्रेजों के नियंत्रण में गए थे। और उसके बाद फिर कर्नाटक, मैसूर, इनके बारे में जानेंगे। मराठों के बारे में जानेंगे कि मराठा शक्ति किस तरीके से स्थापित हुई, उनका प्रभाव कहाँ तक था, और अंग्रेजों के साथ उनका कैसे मुकाबला हुआ, और किस तरीके से मराठा शक्ति खत्म हो गई। फिर सिखों के बारे में जो है सो जानेंगे हम। सिखों की शक्ति जो है वो भी सबसे अंत में जो है सिख ही उनके नियंत्रण में आते हैं, अंग्रेजों के नियंत्रण में। 1842 में सिख लोग अंग्रेजों के नियंत्रण में आते हैं, जबकि अन्य शक्तियां बहुत पहले आ जाती है। और अंततः मुगल जो है दिल्ली के आसपास तो इनका प्रभाव रहता ही है। कहा ही जाता है कि लास्ट समय आते आते उनका, मुगलों का जो प्रभाव था वह लाल किले तक ही सीमित होकर रह गया था। और 1858 में अंततः मुगल ही सबसे लास्ट में अंग्रेजों के नियंत्रण में जाते हैं, पूर्ण रूप से नियंत्रण में जाते हैं। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।